हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है विजन आईएएस की पॉइंट 365 आती है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उन्होंने बताए होते हैं कि थ्रू आउट ईयर ये न्यूज़ में बने रहते हैं। खैर, अगर आपने न्यूज़पेपर फॉलो नहीं करा था और इस साल का एग्ज़ाम देना है तो एटलीस्ट इसको एक बार रिवाइज़ कर लें, काफ़ी अच्छी एज बन जाती है आपकी करंट अफेयर्स में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसको पॉलिटी के साथ। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज हम देखेंगे सारे के सारे करंट अफेयर, पर आज हम पहले फोकस करने वाले हैं पॉलिटी वाले पोर्शन पे। इसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, ये मैंने सारे सब्जेक्ट्स यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी करवा दिए हुए हैं, तो उनको भी आप चेक कर सकते हो। और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट आर्टिकल, जिसमें मेंशन करा गया है सोशलिस्ट सेक्युलर इन द प्रीएम्बल। हुआ क्या था, एक सुप्रीम कोर्ट का केस आता है, डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2024 का केस है। लगभग आपको ये अक्टूबर मंथ 2024 में न्यूज़ देखने को मिली थी। अब यहाँ पे चैलेंज करा गया था कि ये जो वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर है, इसको प्रीएम्बल में से हटा देना चाहिए। मतलब जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 1976 की, उसके तहत इसको ऐड कर दिया गया था। पहले ओरिजिनली तो नहीं था ना अपने प्रीएम्बल में, यानी कि प्रस्तावना के अंदर। तो ये इन्होंने चेंज करा था कि ये दो वर्ड्स रिमूव कर देने चाहिए, इनको बाद में अमेंडमेंट से ऐड करा गया था। तो हमने प्रीएम्बल पूरा डिटेल में देखा था और ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो सोशलिस्ट सेक्युलर वर्ड थे, इनको बाद में ऐड करा गया था। अलॉन्ग विद दिस, पहले सिर्फ यूनिटी वर्ड था, बाद में इंटीग्रिटी वर्ड भी ऐड हुआ था एज पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके अलावा उड़ीसा का भी एक केस आपने देखा होगा। वहाँ पे भी जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उसमें से जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड है, इनको रिमूव कर दिया था। तो फॉर दोज जिनको नहीं है पता, वो सुन लो एक बार। सोशलिस्ट का मतलब है कि जो आपकी सोसाइटी है उसका वेलफेयर के ऊपर आपने फोकस करना है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। कैसे कर सकते हो वेलफेयर? जैसे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर दी कुछ लेवल तक, जैसे आपका आर्टिकल नंबर 21A आ जाता है, राइट टू एजुकेशन आ जाता है। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको ऐड करा गया था। तो सोशलिस्ट अप्रोच में हम क्या करते हैं, सोसाइटी का वेलफेयर करते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं होता कि प्राइवेट सेक्टर बंद ही कर देना है, उनका भी कोलैबोरेशन रहेगा। फिर आपको पता है 1991 में तो एलपीजी रिफॉर्म्स आ जाते हैं और हम मिक्स इकॉनमी भी बन गए थे। खैर, यहाँ पे सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ। उसके बाद जो दूसरा वर्ड है दैट इज सेक्युलर। सेक्युलर का क्या मतलब होता है कि धर्म निरपेक्ष होके देखना है, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी किसी भी धर्म के अंदर, और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई एक धर्म नहीं होगा, यानी कि हर धर्मों को एक ही नज़र से देखा जाएगा। दैट इज़ द सेक्युलर। और ये जो सेक्युलर वर्ड है, इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ही ऐड करा था। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे। तो ये दोनों वर्ड्स जब ऐड करेंगे तो बहुत सारे चैलेंज भी करे गए कि इन वर्ड्स को क्यों ऐड कर दिया आपने, इनका कोई रेलिवेंस नहीं है। पर जब ठीक से जजमेंट्स देखी गई और ठीक से स्टडी करा गया प्रीएम्बल और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसमें बोला गया कि कोई दिक्कत की बात नहीं अगर ये सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया, सेक्युलर वर्ड ऐड कर दिया। तो इस वजह से सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स को 1976 में ऐड कर दिया गया था। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट हमने देख लिया। इसके अलावा जो प्रीएम्बल अडॉप्ट हुआ था, ये हुआ था, तो आपको पता है, अब स्टोरी आपको याद होनी चाहिए। 26 नवंबर 1949 को तो हमने थोड़ी बहुत चीज़ें इंप्लीमेंट कर दी थी कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके अलावा पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट करा गया था 26 जैन 1950 को, ठीक है। तो ये पूरी इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब जितनी अमेंडिंग पावर्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? आर्टिकल 368। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए आर्टिकल 368 का यूज़ करा जाता है, और यहाँ पे ही कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंजेस कर सकते हो, उसकी पावर मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 368 के अंदर। और क्या ध्यान रखा जाता है जब भी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करता है, कोई भी चेंज करता है, कि किसी का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ही आर्टिकल 368 के तहत चेंजेस करे जाते हैं। अब यहाँ पे सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को डिफाइन करा है। तो स्टेट ना तो किसी रिलीजन को सपोर्ट करेगी, ना तो किसी प्रोफेशन, और अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है अपने फेथ की, उसमें कोई इंटरफेरेंस शो करेगी। हाँ, पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो किसी प्रैक्टिस को प्रोफेस कर रही हैं, किसी रिलीजन को, तो उनको ही ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो यहाँ पे नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, मतलब स्टेट का कोई भी अपना रिलीजन नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते किसी भी स्टेट का नाम ले लो और इसमें बस हिंदूज ही होंगे, एक स्टेट का नाम ले लो इसमें सिर्फ मुस्लिम ही होंगे, ये नहीं बोल सकते। और कौन कौन से आर्टिकल आएंगे सेक्युलरिज्म को जो प्रमोट करते हैं? तो हमारा फंडामेंटल राइट 14, 15, 16 और इवन 25, 26, 29 एंड 30, ये तो रिलीजन के ही ऊपर चलते हैं।
सोशलिज्म यानी कि इकोनॉमिक और सोशल अपलिफ्टमेंट करनी है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जैसे मैंने पहले भी बोला प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप्स भी हैं, बिजनेस को प्रमोट करा जाएगा, ट्रेड को प्रमोट करा जाएगा। और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में हमें सोशलिज्म की पावर देखने को मिलती है। अब जुडिशियल केसेस देख लो जो प्रीएम्बल से रिलेटेड थे, तो जिन्होंने तो लेक्चर लगाए हैं पॉलिटी के उनके लिए एक वैल्यू एडिशन पॉइंट हो जाएगा। सबसे पहले तो चलते हैं 1960 में एक केस आया था बेरूबारी केस। इसमें बोला गया, जब क्वेश्चन उठे ना कि जो ये बेरोबारी केस था ये जैसे अब चलने लग गया, तो उसके बाद क्वेश्चन उठा था कि जो प्रीएम्बल है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्वेश्चन उठा था यहाँ पे कि प्रीएम्बल जो फर्स्ट पेज पे आता है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो बेरूबारी केस में बोला गया था प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने सीधा ही बोल दिया पहली चीज़। उसके बाद थोड़े सालों के बाद 1973 में आप एक और केस देखते हो, दैट इज़ केशवानंद भारती केस। ठीक है, सबसे बड़े जो जजमेंट आई है आज तक की वो केशवानंद भारती केस में ही थी। टोटल 13 जजेस बैठे थे इसमें प्रीएम्बल के ही ऊपर स्टडी करने को, और इसमें बोला गया था यस जो प्रीएम्बल है दैट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे अब चीज़ें चेंज होगी। उसके बाद 1994 में एक और केस आया, दैट इज़ एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड केशवानंद, ये उसी के साथ। तो इसमें बोला गया कि जो सेक्युलरिज्म है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऑलरेडी बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बाद में 1976 में अगर वर्ड ऐड भी कर दिया था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर आता है एक केस आपका 1995 में LIC ऑफ इंडिया, इसमें भी बोला गया कि येस जो प्रीएम्बल है दैट इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद RC पोडियाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, और जिसमें बोला कि जो सेक्युलरिज्म है ये नेशन की कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि जो मर्जी धर्म के लोग हों उनको हम इक्वली ट्रीट करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे जो प्रीएम्बल से रिलेटेड थे। अब प्रीएम्बल अगर ओरिजिनली देखोगे तो वहाँ पे सॉवरेन वर्ड लिखा था डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, और सॉवरेन यानी कि संप्रभुता, कोई भी इंटरनेशनल पावर हमारे मैटर्स के अंदर इंटरफेरेंस शो नहीं करेगी। डेमोक्रेटिक टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। रिपब्लिक यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो हेरिडिटरी नहीं होंगे, इलेक्शन से आएंगे। ठीक है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन हमने पढ़ ली। और इसके अलावा ये सब्सटेंटिव राइट्स ग्रांट नहीं करता, मतलब कोर्ट्स में ये एनफोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरे प्रीएम्बल हर्ट हुआ है और कोर्ट में जाके केस कर रहे हो, वो चीज़ नहीं हो सकती। तो मतलब यहाँ पे लोगों को ही ऑलरेडी पावर दे दी गई है विद रिस्पेक्ट टू प्रीएम्बल। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 की जो होती है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ना सिर्फ इन्होंने प्रीएम्बल को चेंज करा था पर 40 आर्टिकल्स और अमेंड करे थे, इवन 7 शेड्यूल भी चेंज किया था। याद करो टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, तो ये F क्या रिप्रेजेंट करता है, फेडरल स्ट्रक्चर। 3 लिस्ट पढ़ते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और इसके साथ 14 नए आर्टिकल ऐड करे गए, 2 नए पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिए गए। याद करो ओरिजिनली हमने पढ़े थे 22, अब 2 और ऐड हो चुके हैं 24, और अभी के टाइम पे आप देखते हो 25 पार्ट्स हैं टोटल। प्रीएम्बल के अंदर सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी शब्द ऐड कर दिया गया। पहले हम पढ़ते थे यूनिटी ऑफ नेशन, सिर्फ एकता के बारे में पढ़ते थे, पर फिर 1976 के बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन यानी कि एकता और अखंडता के ऊपर फोकस करा गया। इसके अलावा 7 शेड्यूल में चेंजेस कर दिए गए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जिनको स्टेट लिस्ट से ट्रांसफ़र कर दिया गया कॉन्करेंट लिस्ट में। 3 लिस्ट बताई ना अभी मैंने आपको, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट के कुछ मुद्दे थे जिनको कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। कौन कौन से थे, जैसे एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट था यानी कि स्टेट उसके रिलेटेड लॉज एंड रेगुलेशंस बनाएगी, पर अब इसको कॉन्करेंट कर दिया यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। फॉरेस्ट ये भी स्टेट के अंडर थे पहले, अब इसको भी कॉन्करेंट में कर दिया। वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना है, अगेन ये भी स्टेट लिस्ट का ही हुआ करता था पर इसको कॉन्करेंट में ऐड कर दिया गया। weights and measure, administration of justice, constitution and organization of all courts with the exception of supreme court and high court। इनको इन वाले कोर्ट्स को, जो बड़े बड़े कोर्ट्स हैं ऊपर सुप्रीम कोर्ट और उसके नीचे आ जाता है आपका हाई कोर्ट, इनको छोड़ दें तो बाकी के जो कोर्ट्स थे वो भी किस में चले गए, कॉन्करेंट के अंडर। और इसके अलावा इमरजेंसी आर्टिकल 352 को अमेंड कर दिया गया था, और वहाँ पे क्या बोला जाता था कि पहले आपने सुना होगा कि जो इंटरनल एग्रेशन भी होती है उसके बेसिस पे भी नेशनल इमरजेंसी लग जाया करती थी। और इवन क्या बोल दिया गया कि जो नेशनल इमरजेंसी की पावर हमने मेनली किसके पास देखी, किसके पास वेस्टेड थी, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, यहाँ पे जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करी गई इसके तहत बोल दिया कि नहीं, प्रेसिडेंट के पास नहीं, प्राइम मिनिस्टर के पास जाने वाली है अभी, इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। तो ये भी अमेंडमेंट करी गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के।
उसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हमने किए थे 36 से लेके 51 आर्टिकल नंबर तक। तो इसमें जो 39 आर्टिकल था जिसमें हमने बोला कि हेल्दी डेवलपमेंट होनी चाहिए चिल्ड्रन की, अपॉर्चुनिटीज़ को सिक्योर करना है, ये ऐड करा गया आपके 42 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर। आर्टिकल 39A यानी कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये भी ऐड हुआ आपके इसी के अंडर। आर्टिकल 43A यानी कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री, ये भी इसी में ऐड हुआ था। 48A जिसमें अभी बोला कि एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है, प्रोटेक्ट करना है और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। और नए पार्ट जो ऐड हुए थे वो कौन कौन से थे? एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, आप मुझे कमेंट में बताओगे कौन सी ऐसी कंट्री है जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कंपलसरी। जैसे इंडिया में तो बस दे दी हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, बट सिटीजन्स आर नॉट अवेयर कि उनकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बनती है। सरकार के ऊपर तो क्वेश्चन कर देते हैं पर खुद के ऊपर क्वेश्चन नहीं करते। तो आप मुझे कंट्री का नाम बताएंगे, बता दिया था मैंने आपको ये। एंड इसके अलावा एक और पार्ट ऐड करा गया, दैट इज़ पार्ट 14A जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स ऐड कर दिए गए। ट्राइब्यूनल कब बनता है? जब कोर्ट के पास बहुत सारे केसेस हो जाते हैं तो उनका बर्डन डाउन करने के लिए ट्राइब्यूनल बना देते हैं जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम से डील करेंगे। मान लो कोई टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो वो कहाँ पे जाएगा सारा मुद्दा? ट्राइब्यूनल्स के पास। तो ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, दैट इज 75th कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। तो पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस होता कब है? तो इट इज़ ऑन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन को। तो उसी दिन को 2015 से ऑन द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमने सेलिब्रेट किया एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, तो मतलब अडॉप्ट तो हमने 1949 का करा हुआ था, पर ये जो डे सेलिब्रेशन हुई है ये 2015 से हुई है। कब? जब जो फादर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट इज़ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्हीं के नाम पे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रिंटेड नहीं है, टाइपिंग भी नहीं करी है, पर इसको हाथ से लिखा था। पहले इंग्लिश में लिखा गया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, और उसके बाद वसंत कृष्ण वैद्य, इन्होंने हिंदी में इसको लिखा था। पेजेस अगर देखोगे तो हर पेज के ऊपर आपको डेकोरेशन मिलेगी। और कहाँ से बुलाए थे ये आर्ट? तो शांति निकेतन, नंदलाल बोस के अंडर उन्होंने काम किया था। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। प्रॉपर्टी राइट्स इंडिया प्रॉपर्टी को लेके है। सबसे पहले तो आपकी प्रॉपर्टी हम पढ़ते होते थे आर्टिकल नंबर 19 के अंदर। आर्टिकल नंबर 19 से उठा दिया गया इसको और डाल दिया गया था आर्टिकल 300A के अंदर। तो ये कुछ चेंजेस हुए थे। अब क्या कंडीशन बनती है प्रॉपर्टी राइट्स की इंडिया के अंदर, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F और साथ में आर्टिकल नंबर 31। तो ये तो फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। पर फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आई थी एक, जिसके तहत जो है आपका ये दोनों ही आर्टिकल्स को यहाँ से रिमूव कर दिया गया और इनको बना दिया था लीगल राइट। और आज के टाइम पे आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन हैं उनको देखते हो आर्टिकल नंबर 300A के अंदर। तो एक 9 जजेस की बेंच बैठती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इन्होंने एक लैंडमार्क रूलिंग दी है प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन को लेके। तो केस क्या था? प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि जो स्टेट की पावर है टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी। आपने सुना होगा सरकारें ज़मीन ले लेती हैं कई बार कि नहीं, प्राइवेट लोग मतलब लोगों से ले ली, कई बार उनको फेयर कंपनसेशन नहीं दी जाती, तो उसी कंपनसेशन के ऊपर ये केस आया था। तो रिसेंट जजमेंट ने क्या किया, एक पहले भी रूलिंग आई थी दैट इज स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगानाथ रेड्डी 1978, एंड एक और आया था संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एंड अनदर 1983। तो ये पुराने केसेस थे। अभी वाला जो केस था दैट वाज द प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दोनों ही केसेस ने क्या डिक्लेयर करा था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होंगी उनको कम्युनिटी रिसोर्सेज के लिए यूज़ किया जा सकता है। सुनो ध्यान से, प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होगी उसको कम्युनिटी रिसोर्स की फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। अब थोड़ा सा पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसका इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, विकास कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो आप इसको फंडामेंटल राइट में पढ़ा करते थे, दैट इज़ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F के अंदर, और साथ में आर्टिकल नंबर 31 जिसमें प्रॉपर्टी का ही मेंशन हुआ करता था। उसके बाद एक 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होती है 1971 के अंदर, और इसके तहत एक आर्टिकल ऐड करा गया था दैट इज आर्टिकल 31C।
44th अमेंडमेंट जब हुई 1978 के अंदर, तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला प्रोविजन था ये आपके फंडामेंटल राइट से कट कर दिया गया और इसको बना दिया गया एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट। कौन से आर्टिकल में ऐड कर दिया गया? तो आर्टिकल 300A। अब की हाइलाइट्स देख लेते हैं जजमेंट के। प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिन्होंने जो पहले वाली जजमेंट आई थी आपके स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगनाथ रेड्डी एंड संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्सेस भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एंड अनदर, इनकी जो जजमेंट आई थी इसको ओवर रूल कर दिया है अभी जो प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आया है। तो इसमें तो पहले स्कोप देखा गया है आर्टिकल 39 क्लॉज बी का, कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है दे कांट ऑटोमेटिकली बी क्लासिफाइड एज मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी। अब देखो ऊपर क्या बोला कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको कम्युनिटी रिसोर्स की तरह यूज़ करा जा सकता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो 39B है जिसको आप DPSP के अंडर पढ़ते हो, तो यहाँ पे लिखा है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसको आप ऑटोमेटिकली मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वैसे ही एक आर्टिकल है दैट इज़ आर्टिकल 39B, ये ऊपर क्लॉज बी था, अब आया 39B। इसमें ओनरशिप प्रोवाइड करी गई है और मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबवर्व द कॉमन गुड। अब कॉमन गुड का क्या मतलब है यहाँ पे, कि किसी का भी लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसी का आपने लॉस कर दिया, उसका वहाँ पे लाइवलीहुड था, उनका तो फंडामेंटल राइट वायलेट कर जाएगा। अभी रणवीर अलावादिया वाला केस आपने सुना होगा अगर, तो उसमें बोला है कि जो राइट टू लाइवलीहुड है, और तो पहले भी बहुत सारे केसेस हैं, तो ये राइट टू लाइवलीहुड तो आपके आर्टिकल नंबर 21 में आता है। तो कॉमन गुड के ऊपर भी फोकस करना है, ये इंस्पिरेशन हमें DPSP से मिलती है। उसके अलावा जो 7th शेड्यूल है उसकी एंट्री नंबर 42 के अंडर ये आता है, एंट्री 42 ऑफ लिस्ट 3, यानी कि लिस्ट 3 कौन सी है, कॉन्करेंट वाली लिस्ट, तो उसमें आ जाएगी आपकी प्रॉपर्टी एक्विजिशन। वैलिडिटी क्या थी आर्टिकल 31C की? तो सबसे पहले तो कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि जो आर्टिकल 31C है इसको वैसे अपहेल्ड कर दिया गया था केशवानंद भारती केस के टाइम पे, और आज तक ये वैलिड ही है। और 31C प्रोटेक्टेड लॉज डेजिग्नेटेड टू फुलफिल DPSP इसको फुलफिल करने के लिए ही इसको ऐड करा गया था, दैट इज़ 39 क्लॉज बी जो ऊपर हमने पढ़ा, और 39 क्लॉज सी। और इनको चैलेंज किया जा सकता है अगर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है, यानी कि हमारा आर्टिकल 14 और 19 अगर इनकी वायलेशन हो रही है तो उस केस में इनको चैलेंज किया जा सकता है। अब बोला है बैलेंसिंग पब्लिक वेलफेयर विद प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट, मतलब आप किसी की भी ज़मीन अगर परचेज कर रहे हो तो आपको वहाँ पे एक वेल डिफाइंड रीज़न बताना पड़ेगा कि किस पर्पज़ से आप, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वहाँ पे बनाना है, कितना से बेनिफिट आएगा, और ये जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको कहाँ पे आप ज़मीन प्रोवाइड करने वाले हो, तो वो पूरा यहाँ पे वार्तालाप करा जाएगा तभी दिया जाएगा। तो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन पे ये फॉलो करता है। अब डॉक्ट्रीन दे रखा है पब्लिक ट्रस्ट, तो जो पब्लिक गुड है उनकी भी रिसोर्स मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। कल को आप उनका लाइवलीहुड अगर स्नैच कर रहे हो तो अगेन उनके जो फंडामेंटल राइट है वो भी तो वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 21। तो इसी वजह से पब्लिक गुड के ऊपर भी फोकस करा गया, कॉमन गुड के ऊपर भी फोकस करा गया। अब ये डॉक्ट्रीन है क्या, एमिनेंट डोमेन वाला, इसमें क्या बताया जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकती है फॉर द पब्लिक यूज़, गवर्नमेंट के यूज़ के लिए, ताकि सोसाइटल वेलफेयर को प्रॉपर्टी राइट के साथ बैलेंस किया जा सके। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले तो पब्लिक यूज़ जो ऊपर मेंशन करा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कोई भी लेजिटिमेट रीज़न आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ इस पर्पज़ से हम इनकी ज़मीन को ले रहे हैं। जस्ट कंपनसेशन होनी चाहिए, कंपनसेशन भी तो देनी पड़ेगी, पैसा भी तो देना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू क्या चल रही है उस ज़मीन की उसके बेसिस पे देना पड़ेगा, तो फेयर कंपनसेशन पे फोकस करता है। रिक्वायर्ड ड्यू प्रोसेस, प्रॉपर्टी ओनर जो होंगे उनको एडवांस में ही जिनसे ज़मीन परचेज करनी है उनके साथ नेगोशिएट प्रॉपर टाइम पे कर लेना है। ऐसे नहीं कि कल को आप म्यूनसिपैलिटी से टीम भेज दो कि कर दो डिमोलिश उनके घर को। देन आता है गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड है पब्लिक एजेंसीज को लेके, और क्या लीगल अथॉरिटी है टू टेक प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक यूज़। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट केस आया था दैट इज़ सुदर्शन चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2018। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करी थी, और कि जितना भी आपका एमिनेंट डोमेन होता है दैट इज़ टाइड टू स्टेट सॉवरेंटी, मतलब यहाँ पे अगेन कॉमन गुड के ही ऊपर फोकस करा गया था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप एक्वायर कर सकते हो फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट प्रोवाइडेड अगर आप फेयर कंपनसेशन दे रहे हो उनको जिनसे आपने ज़मीन ली, क्योंकि उनका पर्सन का जो राइट टू लाइवलीहुड है और डिग्निटी है ये वायलेट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक टर्म हमने देखी दैट इज़ पब्लिक ट्रस्ट डोमेन, तो ये आपके एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, नेचुरल रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करने में हेल्प करता है, और इसको आर्टिकल 21 के साथ आप रिलेट कर सकते हो।
और एक केस भी आया था, माजरा सिंह वर्सेस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड एमआई बिल्डर वर्सेस टेटले श्याम शाहू केस, तो इसमें भी यही चीज़ मेंशन करी गई थी। स्टेट एज ट्रस्टी, एक और केस आया था तमिलनाडु, गोडावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये सारे केसेस किससे रिलेटेड थे, तो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन से। बस कुछ नहीं है, ये याद रखना है, जब भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट अब दूसरे किसी प्राइवेट डोमेन से परचेज करेगी तो वहाँ पे फेयर कंपनसेशन देनी ही पड़ेगी। उनका मतलब 21 जो आर्टिकल है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। अब इलीगल डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस